हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन से। रिवीजन हम लोग करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 मई को मनाया जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा भारत को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है। कितने भारतीयों को? 2 भारतीयों को, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी 12वीं रैंक और 14वीं रैंक पर है। सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। इसके अलावा अभी हाल ही में यूएई ने 10 सालों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। एनएसजी और यूएसएसओएफ के द्वारा अभी संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस आयोजित हुआ कोलकाता में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। और गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान ये 7 राज्यों में शुरू किया जाएगा 5 जून से। इसके अलावा सिक्किम ने पूरे राज्य में एआई ऑपरेटेड यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं कपिल सिब्बल। और एलोडा कप में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए या क्विज चाहिए आपको, तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस थीम के साथ 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे ये मनाया जाता है 20 मई को प्रत्येक वर्ष। इस बार की थीम है बी इंगेज्ड विद यूथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, बी इंगेज्ड विद यूथ। ठीक है, वर्ल्ड बी डे। दोस्तों मधुमक्खियां जो हैं ये हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 से हुई ऑफिशियल तरीके से। संयुक्त राष्ट्र में स्लोवेनिया ने प्रस्ताव किया था, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया, फिर तब से मनाया जाने लगा। और मधुमक्खी पालन में एंटोन जानसा की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है 20 मई को। क्लियर है ना? ये महत्वपूर्ण दिवस है मई महीने के। आज रिवीजन करते हैं। 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। 7 मई को इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया कि ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। इस बार 7 मई को पड़ा था। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया, क्योंकि ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर मनाया जाता है। तो साल भर में 2 बार मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। मई महीने का सेकेंड सैटरडे इस बार पड़ा था 11 मई को, इसलिए इस बार ये 11 मई को मनाया गया। और अक्टूबर वाला भी सेकेंड सैटरडे को मनाया जाएगा। इसकी थीम याद रखना, इंसेक्ट। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को डेंगू दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं लाइव क्लास में कि सर ये डे वाला याद नहीं होता है। तो देखिए, आप अगर ऐसे डेली रिवीजन करते रहोगे ना डेली करंट अफेयर में, तो बार बार आपका रिकॉल होता रहेगा और आपको आराम से याद हो जाएगा। ऐसे आप एक साथ एक बार में बैठोगे रटने, तब नहीं याद होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? तो दोस्तों फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सॉकर या कहें फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, आप सब इनका नाम जानते ही होंगे। तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये सबसे ज्यादा कमाई किए हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, मतलब ये फोर्ब्स ने जारी किया है पिछले साल भर में कितने लोगों ने कितना कमाया है, मतलब सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लिस्ट जो पिछले साल में कमाए हुए। तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 260 मिलियन डॉलर अर्न किए हैं। सेकंड पर जॉन राहम है, ये हालांकि गोल्फ के खिलाड़ी हैं। उसके बाद थर्ड पर अगेन फुटबॉल के लियोनेल मेसी हैं। तो यहाँ पर देखिए 218 मिलियन डॉलर, यहाँ 135 मिलियन डॉलर। टॉप 10 में कोई भी भारतीय इसमें नहीं शामिल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि टॉप 50 में, मतलब टॉप 50 में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं शामिल है फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में।
यहाँ पर वही सेम चीजें हैं। पिछले 1 साल में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वालों की ये लिस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। इस पर मैंने कल आपको वीडियो भी दी थी, पूरा सिनेरियो भी आपको इसमें समझाया था। अब इस पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ रहे हैं सामने। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें मोसाद का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं इनका इंटरनल राजनीति का हाथ है, मतलब कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हो सकते हैं सत्ता के लिए पाए हों, ऐसा क्यों। या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम जो खराब था, हो सकता है वाकई में मौसम खराबी के कारण ही ऐसा हुआ हो। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो में आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैसे सिर्फ इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इनके साथ 2 और हेलीकॉप्टर गए थे, वो सेफ बच करके चले आए। तो ये भी एक कोइंसिडेंट ही कहो, चाहे जो कहो आप। ये जोल्फा के पास हुआ है एक्सीडेंट, अजरबैजान की सीमा पर स्थित एक शहर है, वहीं पर हुआ। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति गए, राष्ट्रपति के साथ इनके विदेश मंत्री भी बैठे थे, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, इनका भी निधन हो गया। साथ ही साथ में टोटल 9 लोग इसमें शामिल थे, सब के सब मारे गए। तो ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए फिलहाल के लिए। लेकिन ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर ईरान जो है ये बन गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब आगे जब ये परमानेंट होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ही। ईरान कहाँ पर है, चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान को छोड़ो तो ये आपको देश दिख जाएगा बड़ा सा ईरान, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था इसके चाबहार पोर्ट के बारे में। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर देखिए चाबहार पोर्ट है, और इसी चाबहार पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए अभी हाल ही में लिया है लीज पर। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये न्यूज बताई थी, और अब देखो कुछ दिन बाद ही ये एक बैड न्यूज आ गई ईरान के लिए। तो फिलहाल ईरान ये है, तेहरान इसकी कैपिटल होती है, और यहीं अजरबैजान के पास, यहीं बॉर्डर में, यहीं पहाड़ी इलाके में कहीं पर इनका एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर बहुत घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, और बहुत ही मतलब जटिल पहाड़ियां हैं। तो यहीं पर इनका जो है एक्सीडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और यहीं पर इनका निधन हो गया है। बिल्कुल बॉर्डर में अजरबैजान से ये लौट रहे थे एक ब्रिज का उद्घाटन करके। तो ईरान की राजधानी तो आप जान गए तेहरान होती है, इसकी मुद्रा होती है तोमान। क्या है? तोमान इसकी मुद्रा है, और इब्राहिम रईसी इसके राष्ट्रपति थे लेकिन अब जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मंगलुरु में, मंगलुरु जो है ये कर्नाटक में ही है, कर्नाटक का ही एक शहर है, ठीक है ना। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, लेकिन मंगलुरु एक शहर है, ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो कर्नाटक के मंगलुरु में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है, किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी पुरातत्वविदों के द्वारा। अब ये रॉक आर्ट क्या है? रॉक मतलब होता है पत्थर, आर्ट मतलब होता है कला। तो यानी पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते थे, कलाकारी की जाती थी, खास करके कब की जाती थी? जब जब कोई भाषा नहीं चलती थी, जब कोई लैंग्वेज नहीं चलती थी, तो लोग दीवारों पर भित्त चित्र बनाते थे, वॉल पेंटिंग्स बनाते थे, रॉक आर्ट्स बनाते थे। तो ऐसे ही एक रॉक आर्ट खोजा गया है, और ये एक बोलूर पन्ने कोटेदा बाबू स्वामी मंदिर के पास खोजा गया है, कर्नाटक में ये स्थित है। इसमें मानव पैरों के निशान बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मानव पैरों के निशान वो अपने आप बन गए वहां पर चलने से, ऐसा नहीं है। उसमें वो लोग पेंटिंग करके बनाए हैं, क्योंकि तब कोई लैंग्वेज तो चलती नहीं थी। उस टाइम पर लोगों की शैली ही होती थी भित्त चित्रात्मक, तो वो चित्र बना बना करके जो है अपना शैली प्रेजेंट करते थे। कुछ जो भी कहे कि अपना यादें छोड़ना या जो भी करना चाहते थे होता था। कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पहली या दूसरी शताब्दी में बनाए गए होंगे। अब पहली या दूसरी शताब्दी में तो काफी नॉलेज आ ही गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि पहली और दूसरी शताब्दी में जब बनाए गए होंगे तो जो अशिक्षित समाज के लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए होंगे, मतलब जो मेन धारा से नहीं जुड़ करके आए हुए हैं, जो जैसे कबीले में रहते हैं या आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया रहा होगा। ठीक है, तो ये रॉक आर्ट खोजा गया है कहाँ पर? कर्नाटक के मंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल का खिताब किसने जीता? तो अभी थाईलैंड ओपन जीत लिया है दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। जबरदस्त जोड़ी है, भारत की ये जोड़ी कभी निराश नहीं करती है। यहाँ पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी मेंस डबल्स टाइटल थाईलैंड ओपन इन्होंने क्लिंच कर लिया है, जीत लिया हुआ है। इन्होंने किसको हराया है? चीन की जोड़ी चेन बो यांग और लियू यी को हराया है। 14 से 19 मई तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया थाईलैंड ओपन, और इसको इन्होंने जीत लिया है।
अच्छा, 2019 में इन दोनों ने अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीता था। उसके बाद लगातार ये जीतते ही आ रहे हैं अक्सर। अभी एक बार फिर से अभी ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पहुंचने वाले हैं। जल्दी ही वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर आ जाएंगे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि मतलब आप समझो, इन दोनों को एक साथ इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2023 में। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को, ये भी ध्यान रखना, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ओके, वैसे आप लोग भी इन्हीं की तरह जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। यहाँ पर देखिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक लाई गई है आपके लिए। 5000 प्लस अध्यायवार प्रश्न है, प्लस वन लाइनर भी है इसमें, चैप्टर वाइज है। मतलब इसमें खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान, बैंकिंग, इकोनॉमी, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, स्पेस, ये सब चीजों का अलग अलग चैप्टर है। पूरे साल भर का यहाँ पर करंट अफेयर का कंपाइलेशन किया गया है। प्रश्नोत्तर माध्यम में है और डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का। मतलब आप अपना टारगेट बना करके पर डे वाइज पढ़ सकते हो। जैसे एक दिन टारगेट बना लिए कि चलो आज हम लोग तैयार कर लेते हैं दिवस और थीम, तो उसको आप तैयार कर सकते हो। किसी दिन आप टारगेट बना लिए चलो जितने ब्रांड एम्बेसडर या पुस्तक लेखक आई हैं उसको तैयार कर लेते हैं, तो उसके पहले तो वन लाइनर में उसकी लिस्ट है, उसके बाद नीचे उसका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन अपना कर सकते हो, तैयार कर सकते हो जनवरी से दिसंबर का करंट अफेयर। जबरदस्त ये किताब है और अमेजन पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो ऑफलाइन माध्यम में। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी ऑर्डर करने पर आपको जनवरी से मार्च 2024 की ये ई बुक फ्री में दी जा रही है। तो ये तो और बहुत ही सुनहरा अवसर हो गया आपका। इसको ऑर्डर कीजिए और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद या फिर उसी बुक में आपके साथ जो कूपन कोड जाएगा उसको रिडीम करने के बाद ये ई बुक प्राप्त कर पाओगे। उसमें प्रोसेस आपको बताया गया रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको किताब ऑर्डर करना है, आपकी किताब में ही कूपन कोड और पूरा प्रोसेस जाएगा आपके साथ। आगे जाते हैं, देखते हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन ने दोस्तों उल्टा अमेरिका पर अब इस बार प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक आप सुने होंगे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है फला फला देश पर, किसी दूसरे देश से हथियार लेने पर या न्यूक्लियर टेस्ट करने पर या वगैरह वगैरह। यहाँ पर अब चाइना ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्टा इनको ही दिखा दिया है कि भैया सिर्फ तुम ही सुपर पावर नहीं बचे हो, हम भी हैं कुछ। तो यहाँ पर अमेरिका जो है, लगातार अमेरिका की कंपनियां ये ताइवान को हथियार वेपन सप्लाई कर रही थी, तो चाइना ने सैंक्शन लगा दिया दो यूएस की डिफेंस कंपनीज पर। और ये दोनों यूएस की डिफेंस कंपनीज जो हैं ये बोइंग के अंतर्गत आती है, मतलब इसी की सहायक कंपनियां हैं। और बोइंग आप जानते हो बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। अब तो स्पेस में भी जा रही है, स्पेस में भी बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम, ये दोनों ही बोइंग की सहायक कंपनियां हैं। इन पर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ताइवान को ये हथियार बेच रहे थे। अब इससे क्या होगा कि चीन में ये आगे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पर भी रोक लग जाएगी। मतलब समझो एक प्रकार से इनको दंड दिया जा रहा है चीन के द्वारा। ताइवान की अगर बात करें तो वहां पर नए अभी राष्ट्रपति आए हुए हैं, लाई चिंगते। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इनके बारे में। तो ये एंटी चाइना है, खूब ढेर सारा विरोध करते आए हैं। और वहां पर जो भी बनता है वो इसी मकसद पर बनता है, क्योंकि चाइना जो है कब्जा करना चाह रहा है और वहां पर वही जीतेगा जो धुर विरोध करेगा। ताइवान कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, आइए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया आपको लग जाएगा। तो अगेन वर्ल्ड मैप में देखोगे यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, ऊपर देखिए ये है चाइना। चाइना इतना बड़ा देश है। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा एक देश है ताइवान, ये रहा ताइवान। तो ये ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है, इसी पर कब्जा करना चाहता है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि 2025 में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चाइना इस पर अटैक करके इसको कब्जा कर ले। लेकिन अमेरिका चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस पर कब्जा हो जाएगा चाइना का, तब इधर दक्षिण चीन सागर में इसका जो डोमिनेंस है वो और बढ़ जाएगा। अभी आप देखो दक्षिण चीन सागर जो है इस पर इसका डोमिनेंस है ही, लेकिन भारत जो है ये फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है। अक्सर आप सुनते होंगे कि अमेरिका फिलीपींस और जापान के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे चाइना को इस जगह पर, इस एरिया में घेरा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है चाइना से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर, और इधर आप देखो वियतनाम है। हालांकि यहाँ पर एक 9 डैश लाइन वाला भी विवाद है, इसको भी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था। 9 डैश लाइन के जरिए चाइना जो है इस पर अवैध कब्जा करता है, बताता है कि वो हमारा एरिया है। जानते हो चाइना हर जगह कहता है कि मेरा है, मेरे पापा यहाँ बनवाए थे, मेरे दादा बनवाए थे। मतलब इन लोग का इसे चलता रहता है, कहीं भी कुछ भी कहते हैं कि ये हमारा था।
तो फिलहाल देखो आगे क्या होता है। अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए, है ना। जो भी लड़ाई होगी, जो भी चीजें होगी, अगर ताइवान पर कब्जा होने लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने जो बाइडेन के कार्यकाल में अपना कौन सावां सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। तो जो बाइडेन के कार्यकाल में ही अब तक तीसरा परमाणु परीक्षण हो गया है। सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण है ये। और यहाँ पर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यूएस कंडक्ट थर्ड सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस ने अभी तक का केवल थर्ड ही किया है, इसने बाइडेन के कार्यकाल में, मतलब जब जो बाइडेन आए 46वें प्रेसिडेंट के रूप में, तब से अभी तक ही तीसरा इन्होंने कर लिया है परीक्षण। तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने ये किया है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्रशासन के अंतर्गत। कहाँ पर? नेवादा में। नेवादा में ही वहां पर करते हैं। मतलब जैसे अपने यहाँ पोखरण होता है ना, राजस्थान में पोखरण एक जगह है, वहां पर होता है, वैसे यहाँ पर नेवादा में ज्यादा करते हैं। ये बता रहे हैं कि परमाणु हथियारों के लिए जरूरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ये परीक्षण कर रहे हैं। तो ये निम्बले सीरीज का पहला एक्सपेरिमेंट था। तो ये सीरीज का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा निम्बले सीरीज का। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इसकी सहायक कंपनी रही, जिसकी साझेदारी में ये हुआ है। और पल्स ने किया गया, यानी प्रिंसिपल अंडरग्राउंड लेबोरेटरी फॉर सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन के अंतर्गत किया गया। क्लियर है? चलिए आगे। मतलब दुनिया भर पर ये सैंक्शन लगाते हैं कि तुम लोग परीक्षण ना करो, ये कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहे हो, वो सम्मेलन का उल्लंघन कर रहे हो, और खुद देखो चुपके चुपके कितना परीक्षण करते रहते हैं। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नए पूर्णकालिक निदेशक बन गए हैं दोस्तों प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन की नियुक्ति को आरबीआई की मिल गई है मंजूरी। आपको कई बार बताया जाता है कि जब भी कोई बैंक का जो टॉप वाला पद होता है उसमें नियुक्ति करनी होती है तो आरबीआई से लेनी पड़ती है मंजूरी। तो वो मंजूरी अब मिल गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। अब इसने अपना पूर्णकालिक निदेशक प्रदीप नटराजन को नियुक्त कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट बैंक है, और यह आईडीएफसी लिमिटेड और अभी आईडीएफसी फर्स्ट का बैंक का दोनों का विलय भी हो गया था, इसलिए इसकी वैल्यूएशन बढ़ी थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथ, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब बना था तो उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए थे, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे भी डेविड सल्वागिनी को नासा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रमुख बनाया गया। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के भी अध्यक्ष ही हैं। दिलीप सांगनी इफको के नए अध्यक्ष हैं। आर लक्ष्मी कंठराव आरबीआई की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आर शंकर रमन को एल&टी ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह पेटीएम मनी लिमिटेड के सीईओ बने हैं। हितेश सेठिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ हैं। और गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो व्हाट्सएप पर वन लाइनर भी आपको भेजा जाता है। वन लाइनर मतलब जो डेली का डेली ये टॉप 10 क्वेश्चन होता है ना, इसका क्वेश्चन और इसका आंसर बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में होता है, तो 1 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल पर भेजा जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर टी20 वर्ग में गोल्ड जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने, जो कि एक पैरा एथलीट हैं, इन्होंने अभी विश्व पैरा चैंपियनशिप हुआ 400 मीटर टी20 वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। कहां पर हुआ था? ये जापान के कोबे में आयोजित किया गया था, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024। ओके, तो महिलाओं की 400 मीटर टी20 में इन्होंने जीता है। 55.07 सेकंड लगा करके इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ब्रेना क्लार्क का। अच्छा, तुर्की की आयसेल ओंडर जो हैं ये सिल्वर मेडल पाई हैं, और इक्वाडोर की लिजान सेला अंगुलो जो है ये ब्रॉन्ज मेडल पाई हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस देश के सुरक्षा मंत्री टो लैम को वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो टो लैम जो कि वहां के रक्षा मंत्री थे या सुरक्षा मंत्री कह सकते हो, वहां का अब नया राष्ट्रपति बना दिया गया। कहां का? वियतनाम का। वियतनाम के थे टो लैम। अच्छा, ये भ्रष्टाचार के धुर विरोधी थे, और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही अभी मार्च में वहां के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था। तो अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे वो वान थुओंग, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है,
मार्च में दिया था इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते। और अब वहां के जो रक्षा मंत्री थे टोलैम, इनको नया राष्ट्रपति बना दिया गया। और भ्रष्टाचार जो विरोधी अभियान चलाए गए जिसके बाद इनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, उस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे गुयेन फू ट्रोंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। तो उन्होंने खूब जोरदार अभियान किया भ्रष्टाचार विरोध को लेकर के। इसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा और अब यहाँ के रक्षा मंत्री जो हैं ये बनेंगे राष्ट्रपति। ओके, चलिए वियतनाम के बारे में अगर बात करें तो हनोई राजधानी होती है, मुद्रा इसका वियतनामी डोंग होता है और प्रधानमंत्री है फॉम मिन चिन्ह। दिखाता हूं आपको वर्ल्ड मैप में है कहां पर वियतनाम। तो अगेन देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है इस बार साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया मतलब यह साउथ आ जाओ फिर ईस्ट आ जाओ और एशिया में चल ही रहे हो आप। तो ये जो देश है ना ये है वियतनाम। ये किनारे किनारे जो देश है कंबोडिया के और लाओस के, ये है वियतनाम। और इससे भी चाइना का ये विवाद रहता है साउथ चाइना सी को लेकर के। इसके कुछ द्वीपों पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, मतलब उस पर बताता है कि हमारा है वो। तो ये वियतनाम है, हनोई इसकी राजधानी यहाँ पर, ठीक है ना। इधर फिलीपींस है, मनीला जहां पर इसकी राजधानी है और मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है। फिलीपींस को अभी हम लोगों ने मिसाइल भी बेचा है ब्रह्मोस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बात ध्यान रखना। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिनका एक संगठन है बहुत ही फेमस, आसियान, आपने सुना ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इतना क्लियर है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अच्छा एक और जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो में नोटिस करते होंगे तो सारे आर्टिकल्स जो हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से या बड़े बड़े न्यूज चैनल से लिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट किया करो, अपना प्यार दिखाया करो। और ये वीडियो थोड़ा सा भले आने में लेट हो जाता है लेकिन पूरे समझ लो 100% इसमें आपका जो ट्रू चीज़ें रहती हैं, जो फैक्ट रहता है, डेटा रहता है, वो ऑथेंटिक रहता है, सब कुछ जांच परख करके लिया जाता है, जिससे आपको जो चीज़ें मिले भले से ही देर मिले लेकिन कोई चीज़ें गलत ना मिले और परफेक्ट तरीके से आपको मिल सके। ये मेरा प्रयास रहता है और आई होप आप इसको समझोगे। 1 घंटा लेट होना कोई लेट होना होता नहीं है। आप जो है वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपनी जो बुक आई हुई है इनको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कल मैंने पूछा था आपसे कि सिक्किम अपनी सीमा किससे साझा नहीं करता है, तो पाकिस्तान से शेयर नहीं करता है, बाकी नेपाल, भूटान और चीन से शेयर करता है। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। इसके अलावा निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।